नमस्कार दोस्तों, मैं ललित जांगेड़ आरबीएससी क्लास वीडियोज़ में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को हमने कंप्लीट सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की ओर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन, मॉड्यूलो सिस्टम एंड कंपोजिशन टेबल फॉर ए फाइनाइट सेट। तो फ्रेंड्स, बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्याओं के प्रकार। ठीक है जी। तो देखो, संख्याओं के प्रकार आपको आना चाहिए, तो अच्छे से आप बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर लोगे। तो देखिएगा, संख्याओं के प्रकार में नंबर फर्स्ट आता है प्राकृत संख्या, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना भाई। अब प्राकृत संख्याओं का यदि समुच्चय बनाया जाए तो समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे हम n से। ठीक है जी। किससे प्रदर्शित करेंगे? n से। और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में सबसे कम, सबसे छोटी संख्या 1 होगी और सबसे अधिकतम कितनी रहेगी? अनंत। ठीक है ना, इन्फिनिटी। और ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जितनी भी संख्याएं होंगी सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और जितनी भी संख्या होंगी सबकी सब हमेशा पूर्ण संख्या रहेगी। पूर्ण का मतलब एकदम पूरी। ठीक है ना, कंप्लीट। ठीक है ना, हम बात करें कंप्लीट। ऐसा नहीं चलेगा कि फ्रैक्शन 2/3 हो, 1/4 हो। ठीक है ना, एक तो फ्रैक्शन नहीं चलेगा। ठीक है ना, और बोले हम भिन्न नहीं चलेगी। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा, प्राकृत संख्याओं में क्या होगा? एकदम पूर्ण संख्या रहेगी, साबत संख्या रहेगी। ठीक है ना भाई, एकदम कंप्लीट संख्या रहेगी। पॉइंट वाली संख्या, फ्रैक्शन वाली और भिन्न वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या एक भी नहीं आएगी। ठीक है ना। अब इसके बाद सेकंड, पूर्ण संख्या। ठीक है जी। तो देखिए, पूर्ण संख्या जिसको हम बोलते हैं होल नंबर, और होल नंबर को प्रदर्शित किया जाता है W से। ठीक है ना। अब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे W से। और होता क्या है कि यदि प्राकृत संख्याओं में 0 ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना, प्राकृत संख्याओं में 0 ऐड कर दिया जाए, तो फ्रेंड्स ये अपना समुच्चय जो बनेगा वो अपना कहलाएगा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय यानी W। ठीक है ना। इसमें भी जितनी संख्याएं आएंगी सब की सब कैसी रहेंगी? पूर्ण, कंप्लीट, या फिर हम सीधी भाषा में बात करें साबत संख्या। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसमें भी ना भिन्न चलेगी ना ही दशमलव बिंदु चलेगा। उसके बाद आता है नंबर 3, पूर्णांक, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है जी। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? प्राकृत संख्याओं में 0 ऐड किया तो पूर्ण संख्या बनी, और पूर्ण संख्याओं में यदि नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर ऐड कर दे तो -∞ से +∞ के जो भी आपके पूर्ण नंबर होंगे, पूर्ण का मतलब साबत कंप्लीट संख्या। ठीक है ना भैया, पॉइंट और भिन्नात्मक नहीं चलेगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, पूर्णांक में क्या आ जाएगा अपना का? -∞ से +∞ तक की जितनी संख्या आएंगी सारी क्या हो जाएंगी? जेड में। लेकिन कंडीशन क्या है? सभी संख्या कैसी होनी चाहिए? एकदम कंप्लीट। ठीक है ना, पॉइंटों में और फ्रैक्शन नहीं चलेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 4, परिमेय संख्या। ठीक है जी। परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को लिखते हैं Q से। ठीक है जी, Q से। जो आपकी रैशनल नंबर होंगे या फिर परिमेय संख्या होंगी वो होती है P/Q रूप में, वे हर Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याओं में होता क्या है? वे समस्त संख्या है जो P/Q रूप में यानी भिन्न में हो। किस में हो भाई? भिन्न में हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो आपके भिन्न में डिनोमिनेटर है यानी हर, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो, आप किस प्रकार की संख्या इसमें ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया 2/3, 1/3, 4/5, -1/2, -1.2, +2.1, 2, 3, 0 etc। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये संख्या जो हमारी है P/Q रूप में है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको हम बोलेंगे Q में है। ठीक है ना भाई। 1/3 P/Q रूप में है, P/Q रूप में है, ये भी P/Q रूप में है, लेकिन माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, माइनस के 1.2 फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन चलेगा। ठीक है ना भाई। फ्रैक्शन संख्या यानी पॉइंट वाली, दशमलव वाली जो आपकी संख्या है वो किस में चलेगी? रैशनल नंबर में। 2.1 है तो ये भी आपका किस में आएगा? परिमेय संख्याओं में आ जाएगा। 2 है तो देखो जी, 2, 3 और 0 कैसे आएंगे? देखो, प्रत्येक संख्या के डिनोमिनेटर में यानी हर में 1 एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना भाई। 3/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो ये भी कितना हो गया? P/Q। कंडीशन क्या है? Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना भाई। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, एक तो हो सकता है। ठीक है ना भाई। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए परिमेय संख्या के। अब आते हैं अपरिमेय संख्या पे, यानी इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है ना। तो देखो, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें दशमलव बिंदु के बाद आने वाले अंक, ठीक है ना भाई, ध्यान दीजिएगा, जितने भी अंक जो डेसिमल पॉइंट दशमलव बिंदु के बाद आ रहे हैं वो सारे अंक कैसे होने चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना भैया, दोबारा सुनिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो देखो, इसका मतलब क्या है? देखो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है यानी भाग समाप्त ना हो रहा हो। ठीक है ना भाई, भाग समाप्त न हो। ठीक है।
और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, अंक पुनरावृत्ति नहीं करे, ठीक है ना। आप पुनरावृत्ति कैसे नहीं करें, निश्चित पैटर्न में, ठीक है ना भाई। तो देखो पैटर्न का मतलब क्या है, यहाँ से अभी बात करते हैं। तो देखो एक मैं आपको अपरिमेय संख्या लेके दिखाता हूँ। देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका पाई का। तो फ्रेंड देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.1415, ठीक है, इतना आता है। उसके बाद क्या होती है, देखो उसके बाद कितनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा पाई में पॉइंट के बाद कभी भी भाग समाप्त नहीं होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। पाई एक ऐसी संख्या है जिसमें पॉइंट के बाद करोड़ों से भी ज़्यादा अंक खोजे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए हो क्या रहा है, पाई के अंदर भाग समाप्त नहीं हो रहा, तो पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है कि भाग समाप्त नहीं हो रहा। दूसरी क्या, अंक पुनरावृत्ति नहीं करे, यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो देखो अंकों की पुनरावृत्ति से मतलब क्या है, एक निश्चित पैटर्न, ठीक है। निश्चित पैटर्न का मतलब है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 2/3, ठीक है ना, कितना आएगा ये 0.6666, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूँ, ये कितना आएगा भाई। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये सारे अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अपनी जो संख्या होगी अपरिमेय संख्या वो रिपीटिंग नहीं होगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो निश्चित पैटर्न में 2 के बाद 3, फिर 2, फिर 3, 3 2 3 2 3 2 2, ठीक है। ऐसे ही इस प्रकार से संख्या आपकी पुनरावृत्ति कर रही है। तो फ्रेंड्स ना तो ऐसा होना चाहिए ना ही ऐसा होना चाहिए। और पहली बात, ठीक है ना, कि देखो इन संख्याओं में हम भाग समाप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। इन संख्याओं में भी कर सकते हैं, बार लगा देंगे, बार लगाने से सीधा इनका भाग समाप्त हो जाएगा, फिर हमको पता लग जाएगा कि भाई आगे क्या है, कंटिन्यू संख्या चल रही है। तो फ्रेंड्स देखिएगा पाई में और इन दोनों संख्याओं में अंतर क्या है। तो देखो हमारी जो पाई थी वो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जिसमें भाग समाप्त नहीं हो रहा, इन दोनों संख्याओं में भाग समाप्त हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा पाई है नॉन रिपीटिंग है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति निश्चित पैटर्न के अनुसार नहीं हो रही है, ठीक है ना। आप कैसे भी चेक कर सकते हो कि कोई पैटर्न नहीं बन रहा है अंकों की पुनरावृत्ति का, लेकिन इन दोनों संख्याओं में अंकों की पुनरावृत्ति का पैटर्न बन रहा है। तो ये हमारी जो पाई होगा, पाई हमारा हो जाएगा भैया अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और ये हमारी क्या हो जाएंगे भैया, परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो एक दो और एग्जाम्पल यदि हम लेना चाहें तो देखिए और कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं में आएंगी। देखो जी वे संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट या वर्गमूल संभव ना हो, ठीक है ना। संभव का मतलब है कि जिनका वर्ग रूट आसानी से वर्ग करके बाहर नहीं निकाला जा सके। जैसे कि √2 की बात करूं तो √2 कितना होता है भैया 1.414, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा √2 की वैल्यू यदि हम पॉइंट तक आगे तक लेके जाए तो कितनी होगी 1.41421356237309550। इस प्रकार की संख्याओं में, ठीक है ना, जिनका स्क्वायर रूट संभव नहीं हो। संभव का मतलब है बाहर नहीं, जिन्हें वे संख्याएं जिन्हें वर्गमूल से बाहर नहीं निकाला जा सके। जैसे 25 को तो बाहर निकाल लेंगे 5, लेकिन 24 को नहीं निकाला जा सकता, ठीक है ना भैया। तो देखिए वे इतनी जितनी भी संख्या इस प्रकार की होंगी सारी कैसे कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। और क्या देख सकते हो आप, √3 देखिएगा, तो फ्रेंड्स देखिएगा √3 में भी भाग समाप्त नहीं हो रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और दूसरा कि कोई भी संख्या एक निश्चित पैटर्न में पुनरावृत्ति नहीं कर रही है। और एक और संख्या होती है हमारी ई, ठीक है ना, ई बहुत काम आता है आपके, है ना, एक्सपोनेंशियल। तो ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है तो फ्रेंड्स ये हमारा भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देखो ई की वैल्यू कितनी होती है 2.718281 ठीक है, 100 ठीक है, आगे तक चलती रहती है। तो देखो इन चारों संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद की जितनी भी संख्या आ रही है, जितने भी अंक आ रहे हैं,
ना तो आपका भाग समाप्त हो रहा है और ना ही जितने भी अंक आ रहे हैं सारे पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। कैसे कहलाएंगी भैया? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बाद वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याओं की तो फ्रेंड देखिएगा, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो देखिएगा, यदि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं को मिलाया जाए, ठीक है ना, ये जितने भी प्रकार की हमने संख्याएं ली थी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्या, इन सबको यदि मिलाया जाए तो भाई हमारी क्या बनेंगी? वास्तविक संख्या। क्या बनेगी? वास्तविक संख्या, जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स, रियल नंबर को प्रदर्शित किया जाता है आर से। किससे? आर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो हमारी वास्तविक संख्या होती है वो क्या होती है? एन, या फिर मैं सीधा लिख दूं एन यूनियन डब्ल्यू यूनियन जेड यूनियन क्यू यूनियन अपरिमेय संख्या यानी टी। ठीक है, अपरिमेय संख्या को टी से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, इन्हें सभी संख्याओं का यूनियन लिया जाए, ठीक है ना, यूनियन यानी सम्मिलन। ठीक है, तो या हम कह सके इन सभी संख्याओं का एक साथ इकट्ठा किया जाए तो सारी संख्याएं मिलकर क्या बनाएंगी? वास्तविक संख्या। ठीक है ना फ्रेंड्स, वास्तविक संख्या। तो देखिएगा, हम कह सकते हैं कि जो हमारी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा, हमने देखा कि परिमेय संख्या जितने भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक है, सबके बटे में एक होता है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्याओं में पूर्णांक होंगे। ठीक है, और पूर्णांक में 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याएं होंगी, प्लस 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की संख्या होंगी। तो पूर्णांक में क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगी भाई? पूर्ण संख्या। और इसी प्रकार पूर्ण संख्या में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक यानी फिर नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या में क्या होंगे? प्राकृत संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करें, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो अच्छे से वीडियो को रिपीट करें और वापस बार बार इसे देखें। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं द्विआधारी या द्विचर सक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, द्विआधारी या द्विचर सक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा कि द्विआधारी या द्विचर सक्रिया बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। तो देखिएगा, किसी समुच्चय एस, ठीक है ना, कोई समुच्चय एस है, और देखो समुच्चय एस किसको प्रदर्शित कर रहा है? देखो हमें अपने कुछ समुच्चय पढ़े थे, एन डब्ल्यू यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना, पूर्ण संख्याओं का पढ़ा था, प्राकृत और पूर्णांक का पढ़ा था, परिमेय का, अपरिमेय का और वास्तविक संख्या है। ठीक है ना, इनमें से आपका कोई समुच्चय है और समुच्चय को हमने प्रदर्शित किया है एस से। ठीक है ना, किससे प्रदर्शित किया है? एस से। तो कि किसी समुच्चय एस, इनमें से कोई समुच्चय है पर परिभाषित द्विआधारी सक्रिया स्टार। ठीक है ना, स्टार क्या है? द्विआधारी सक्रिया, यानी द्विआधारी सक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हमने स्टार काम में लिया है। आप ये भी काम में ले सकते हो, 2 और चिन्ह हमारे पास होते हैं। तो देखो, द्विआधारी सक्रिया एक ऐसा नियम है, ठीक है ना, कैसा नियम है कि जिसके आधार पर एस के किन्हीं 2 अवयवों के लिए एस का ही एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके। कहने का मतलब है कि इनमें से आपके पास, सपोज करो हमारे पास प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय था और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से हमने 2 अवयव लिए, 2 संख्याएं ली। ठीक है ना फ्रेंड्स, और उन दोनों संख्याओं के मध्य हमने लगाई एक सक्रिया। ठीक है ना, तो वो सक्रिया क्या होती है? सक्रिया आपकी बहुत प्रकार की होती है, जैसे योगफल हो गया, ठीक है, विभाजन, गुणनफल और व्यवकलन यानी घटाव। ठीक है, तो देखो ये सारी सक्रियाएं ही कहलाती हैं, जोड़, बाकी, गुणा, घटाव, और क्या होता है? लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये सारी क्या है? सक्रिया ही हैं। तो अभी हम और भी सक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम कि
किसी समुच्चय में से आपने दो अवयव लिए और दोनों अवयवों के मध्य सक्रिया लगाई, ठीक है ना, यानी प्लस किया, माइनस किया, गुणा किया, भाग किया, जो भी आपने किया हो, यदि आपका रिजल्ट भी, यदि आपका जो उत्तर आता है वो भी यदि उसी समुच्चय में से, वो भी जो आपका उत्तर आता है वो भी उसी समुच्चय में है जिसमें से आपने दो अवयव लिए थे, तो आपकी सक्रिया कैसी होगी साहब? द्विआधारी सक्रिया होगी, ठीक है ना। तो देखो समझते हैं कि द्विआधारी सक्रिया होती क्या है। तो देखिए कि कोई अवयव किसी समुच्चय एस में से आपके पास दो अवयव है ए और बी, ठीक है ना, ए और बी दोनों समुच्चय एस में है, ठीक है ना। अब इन दोनों अवयवों के मध्य आपने सक्रिया लगाई, और सक्रिया कौन सी लगाई? द्विआधारी, ठीक है ना, स्टार। तो आपका जो उत्तर आएगा स्टार बी करने पर वो आपका आंसर किस में होगा? एस में होगा। तो आपकी सक्रिया कैसे कहलाएगी? द्विआधारी सक्रिया, ठीक है। तो दोबारा समझिएगा, किसी समुच्चय एस में से दो अवयव लेने पर ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, यदि आपने और उसके बाद, ठीक है ना, दो अवयव लेने के बाद दोनों की आपने लगाई द्विआधारी सक्रिया, और द्विआधारी सक्रिया में जो आंसर आया वो भी किस में है? एस में है। तो आपकी सक्रिया कैसी हो जाएगी फ्रेंड्स? द्विआधारी सक्रिया। कैसी हो जाएगी? द्विआधारी सक्रिया, और ए और बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है। तो देखो देखते हैं और अच्छे से इसके बारे में बात करते हैं। देखो यदि मैं बात करूं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन में, ठीक है ना, आपको पता है एन क्या होता है? एक से स्टार्ट होता है, बताया था ना भाई, और इन्फिनिटी तक जाता है। उस जितनी भी संख्या है सारी कंप्लीट होती है, ठीक है ना, पूर्ण। तो देखिए यदि आपने दो अवयव ए और बी एन में से लिए, ठीक है, तो यदि आपने सक्रिया लगाई जोड़ की, जोड़ का मतलब आपने लिया ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी, ठीक है। स्टार यानी सक्रिया का मतलब क्या हो गया? आपने दोनों अवयवों को जोड़ा, ठीक है ना, ये भी एक सक्रिया ही है। लेकिन ये द्विआधारी सक्रिया कब बनेगी? जब आपने दो अवयव ए और बी में से ए और बी एन में से लिए, तो आपका उस आंसर जो ए प्लस बी आ रहा है वो भी किस में जाए? एन में, ठीक है। तो बताइएगा यदि एन में से कोई से भी दो अवयव लूँ मैं, ठीक है ना, आपका मन करे जो ले लो, चलो 21 और मैंने लिया 22, ठीक है, एन में होंगे 21 और 22, तो बताइए दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 43, और 43 एन में होगा क्या? ठीक है ना फ्रेंड्स, होगा। तो हम कहेंगे कि एन में जोड़ सक्रिया, जोड़ या फिर हम कहे एन में योगफल सक्रिया कैसी होती है? बाइनरी, ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन होती है, या फिर हम बोले द्विआधारी सक्रिया होती है। यदि हम बात करें व्यवकलन की, व्यवकलन यानी घटाव की, तो देखिएगा ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी हमने किया, तो फ्रेंड्स बताइएगा क्या ये एन में हो गया क्या? हमेशा, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप दो वैल्यू के लिए सिद्ध कर दो, नहीं, आपको एन में प्रत्येक अवयव के लिए आप चेक करोगे कि जो आपका आंसर आया वो एन में ही आए, ठीक है ना। तो देखो कैसे, यदि आप ए लेते हो 3 और बी लेते हो आप 2, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो 3 स्टार 2 करने पर आप रखोगे 3 माइनस 2, ठीक है, 3 में से 2 गया तो कितना आएगा? +1, और +1 किस में होगा? एन में, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यदि मैं वैल्यू चेंज कर दूं, ए बराबर 3 और बी बराबर मैं ले लेता हूं 4, तो 3 स्टार 4 करने पर कितना आएगा? 3 - 4 बराबर -1, और -1 एन में नहीं होता है ना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जब भी आप सक्रिया परिभाषित करो द्विआधारी, तो आपको प्रत्येक अवयव के लिए चेक करना है, ऐसा नहीं कि एक के लिए चेक करके छोड़ दो, ठीक है ना भाई। तो देखो कि हमने देखा कि योगफल तो एन में, योगफल तो द्विआधारी सक्रिया है, क्योंकि आपका जो ए प्लस बी करने पर रिजल्ट आता है वो एन में ही जाता है। लेकिन माइनस यानी व्यवकलन घटाव सक्रिया आपकी एन में हमेशा नहीं जाएगी, ठीक है ना, सदैव नहीं जाएगी, ठीक है। और यदि हमेशा नहीं जाएगी तो सक्रिया कैसी हो जाएगी भाई? द्विआधारी सक्रिया नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गुणनफल सक्रिया की। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि गुणनफल किया जाए यानी ए स्टार बी बराबर ए गुणा बी हो, ठीक है, ए गुणा बी हो, तो मेरे को पता है ए और बी में से मैं दो एलिमेंट लूँ, तो देखो दोनों एलिमेंट कैसे लेंगे? धनात्मक, ठीक है ना भाई, क्योंकि एन में जितने भी अवयव होंगे सारे कैसे धनात्मक है, तो कोई भी दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल भी कितना होता है? धनात्मक ही होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वो किस में आएगा? एन में। तो देखो गुणनफल, तो ए और बी की वैल्यू में एन में से कुछ भी ले हूँ, ठीक है ना, ए और बी की वैल्यू में एन में से कुछ भी लूँ, हमेशा गुणा करने पर किस में जाएगी? वो एन में ही आएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमारी गुणनफल भी कैसी हो जाएगी? एन में। गुणनफल भी हमारी हो जाएगी द्विआधारी सक्रिया। तो देखो योगफल सक्रिया द्विआधारी है एन में, व्यवकलन सक्रिया नहीं है, गुणनफल सक्रिया है, ठीक है। और बात करें विभाजन की, तो फ्रेंड्स देखिएगा ए स्टार बी मैं लूँ ए बटे बी, तो यदि मैं लेता हूँ 2 स्टार 3, तो इसका मतलब हो गया 2/3। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि 2/3 एक भिन्नात्मक संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, तो एन में नहीं होगी, और यदि एन में नहीं होगी तो हमारी सक्रिया भी
द्विआधारी सक्रिया नहीं होगी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि n में यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में योगफल सक्रिया और गुणनफल सक्रिया तो द्विआधारी सक्रिया है, किंतु व्यवकलन और विभाजन द्विआधारी सक्रिया नहीं है। ठीक है, अब यदि हम बात करें z में यानी इंटीजर में पूर्णांक संख्याओं में, तो फ्रेंड्स देखिएगा जेड में देखो हमको पता है जेड जो हमारा समुच्चय उसमें क्या होता है -3 -2 -1 1 0 1 2 3। कहने का मतलब है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच की सभी संख्याएं किस में आएंगी, जेड में। लेकिन वो सभी संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्ण। ठीक है ना भाई, नाम से दिख रहा होगा जेड यानी पूर्णांक, जेड यानी पूर्णांक में। ठीक है, तो देखिएगा यदि आप करो योगफल यानी जोड़ सक्रिया, तो देखो जब योगफल सक्रिया करोगे आप तो A∗B का मतलब क्या होगा, A + B। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा मैं लिख देता हूँ पहले A बिलोंग्स टू Z और B बिलोंग्स टू Z। ठीक है, तो A और B की जो वैल्यू आपको कहाँ से लेनी है, Z में से लेनी है। तो देखो A और B की वैल्यू यदि मैं लेके चेक करता हूँ -3 +2, तो फ्रेंड्स देखिएगा कितना आ गया -1। और बताइए -1 Z में होता है क्या, हाँ होता है। तो देखो हम कह सकते हैं कि A और B की वैल्यू मैं यहाँ से कुछ भी ले लूँ, जोड़ करने पर या तो प्लस की संख्या आएगी या फिर माइनस की संख्या आएगी। तो देखो प्लस की संख्या भी जेड में रहेगी और माइनस की संख्या भी जेड में रहेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं योगफल करने पर जितने भी अवयव ए और बी की आप वैल्यू जो भी रखोगे हमेशा किसमें आएगी, जेड में ही आएगी। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, द्विआधारी सक्रिया। ठीक है ना, तो नेक्स्ट बात करते हैं व्यवकलन की यानी घटाव की, कि A∗B बराबर यदि A - B ले, तो फ्रेंड्स देखिएगा A - B आप कोई भी वैल्यू बोलो A और B की, चलो 100 लेते हैं A की और B की ले लेते हैं 11। तो फ्रेंड्स देखिएगा कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा और 89 हमेशा किस में रहेगा, जेड में। तो फ्रेंड्स देखिए आप क्या करोगे, या तो फर्स्ट वैल्यू बड़ी लोगे दूसरी छोटी ले लोगे, या फिर सेकंड बड़ी लोगे तो फर्स्ट छोटी ले लोगे। तो इसमें होगा क्या, या तो आपके पास प्लस की संख्या आएगी या फिर 100 पीछे रख के 11 पहले ले लेते हैं हम, तो माइनस की संख्या आएगी। और प्लस और माइनस दोनों संख्याएं किस में रहेंगी, जेड में। तो हम कह सकते हैं व्यवकलन सक्रिया भी जेड में कैसी है भाई, द्विआधारी सक्रिया है। ठीक है, नंबर 3 बात करते हैं गुणनफल की। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो देखिएगा कि मैं ए और बी की वैल्यू कुछ भी लूँ, या तो मैं प्लस में लूँगा या फिर माइनस में लूँगा या फिर प्लस माइनस ले लूँगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखो गुणा करने पर या तो इन दोनों को गुणा करने पर या तो प्लस की संख्या आएगी या फिर माइनस की आएगी। ठीक है ना, यदि प्लस या माइनस की संख्या आती है तो वो हमारी हमेशा किस में एग्जिस्ट रहेगी, जेड में रहेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो गुणनफल भी क्या हो जाएगी, आपकी द्विआधारी सक्रिया हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं विभाजन की। तो फ्रेंड्स देखिएगा A∗B बराबर A/B। तो यदि मैं A और B की वैल्यू लेता हूँ, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू -2, तो मेरे पास आएगा -3/2। या फिर आप कुछ और वैल्यू लो। ठीक है ना भाई, यदि देखो आप लेते हो 4 और -4, तो आपके पास कितना आएगा भाई, -1। लेकिन यदि आप लेते हो तो कितना आएगा, 1/2। तो फ्रेंड्स देखिएगा 3 और -2 लेने पर माइनस के 3/2 आते हैं, और -3/2 एक भिन्न संख्या और भिन्नात्मक संख्या कभी पूर्णांक में नहीं होगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखो आपको एक ही रिजल्ट पे यदि फेल हो जाता है ना, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत वैसे नहीं पड़ती। ठीक है ना, कि यदि जितने भी रिजल्ट आप चेक कर रहे हो और उनमें से एक ही रिजल्ट पे आपकी कंडीशन फेल हो जाती है, तो आप बोलोगे कि भाई द्विआधारी सक्रिया नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिएगा मैंने लिए 2 अलग अलग हो गया, -4 और -4, तो कितना आ गया, -1 जेड में होगा। तो देखो ये जेड में नहीं होगा। तो देखो इन 2 केस में तो जेड में हमारी आंसर जो आ रहा है वो जेड में आ रहा है, लेकिन इस केस में आंसर जेड में नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि फ्रेंड्स यदि आपके वैल्यू जब आप चेक करोगे, ठीक है ना, आप चेक करोगे द्विआधारी सक्रिय है क्या नहीं, उस कंडीशन में यदि एक भी कंडीशन पे आपकी वैल्यू आपके समुच्चय में नहीं आई ना, तो आप क्या बोलोगे, वो सक्रिय क्या नहीं है, द्विआधारी सक्रिय नहीं है। तो विभाजन हमारा द्विआधारी सक्रिय नहीं है। तो देखो किसी के मन में आ रहा होगा सर जी आप 3*3 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो 3*3 क्यों नहीं लेंगे, देखो जो हमारा ए और बी हम लेते हैं वो दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों अलग अलग संख्याएँ होनी
चाहिए। तो देखो इसलिए तीनों तीन हम नहीं लेंगे। इसी प्रकार 4 4 2 2 10 10 कुछ भी नहीं लेंगे। समान अवयव आपको नहीं लेना, हमेशा समान लेने हैं, ठीक है, प्लस माइनस ले सकते हो। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं जेड में योगफल, व्यवकलन और गुणनफल यानी जोड़, घटाव और गुणा तीनों की तीनों सक्रिया तो कैसी है, द्विआधारी सक्रिया है। लेकिन जो आपका भाग है विभाजन वो द्विआधारी सक्रिया नहीं है, तो उतार लीजिएगा। अब बात करते हैं लास्ट वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं एक बार वो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आर में यानी वास्तविक संख्याओं में, तो फ्रेंड्स बताइएगा आर कौन सी संख्या होती है वास्तविक संख्याओं में? वे यदि प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, परिमेय संख्या हो, ठीक है ना, और अपरिमेय संख्या हो, यदि सबों को इकट्ठा किया जाए तो किस में आएंगी? आर में, ठीक है ना। क्या बनेगा? आर बनेगा। तो हम कह सकते हैं जितना भी रिजल्ट आपका प्लस माइनस गुणा करने पर आएगा वो हमेशा आर में आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो देखो यदि मैं ए और बी आर में से लेता हूँ, ए भी वास्तविक संख्या में, बी भी वास्तविक संख्या में, ठीक है ना। तो देखिएगा यदि मैं करूँ योगफल, तो फ्रेंड्स देखिएगा चाहे मैं ए और बी की वैल्यू फ्रैक्शन में लूँ, प्लस में लूँ, गुणा में लूँ, पॉइंट में लूँ, माइनस में लूँ, ठीक है ना, तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी यहाँ या तो वो प्लस में होगी या माइनस में, या फिर भिन्नात्मक होगी, या फिर पॉइंटों में होगी, या दशमलव में होगी। तो देखो जितनी भी वैल्यू आपकी आएगी सब कुछ आर में आएगा। आएगा नहीं आएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था जितनी भी प्रकार की संख्या, जितने भी प्रकार हमने पढ़े सब किस में आते हैं? आर में आते हैं, ठीक है ना, बस सम्मिश्र संख्याओं को छोड़ के। तो यदि ये जितनी भी संख्या सारा रिजल्ट हमारा आर में आ रहा है तो फ्रेंड्स हमेशा योगफल क्या रहेगा? आर में द्विआधारी सक्रिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं व्यवकलन की। तो फ्रेंड्स देखिएगा जैसे आपने योग किया था वैसे आप घटाव करोगे, या तो आपके आंसर पॉइंट में आएगा या भिन्न में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ए और बी की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखो ए और बी की वैल्यू यदि आप कुछ भी लोगे तो ए माइनस की वैल्यू भी आपकी कुछ भी आ सकती है, और कोई सी भी वैल्यू आ जाए रहेगी तो आर में ही रहेगी ना, आर में, क्योंकि आर में सब संख्या आ देंगी तो आर में रहेगी, तो व्यवकलन भी क्या हो जाएगा? द्विआधारी सक्रिया हो जाएगा। यदि बात करें इसी प्रकार गुणनफल की, तो ए स्टार भी हमने लिया ए गुणा बी। तो फ्रेंड्स देखिएगा गुणा करने पर कोई भी संख्या है हमेशा किस में रहेगी? आर में। तो देखो इसी प्रकार यदि विभाजन भी किया जाए ना, तो भाई आपकी हो सकता है फ्रैक्शन बटे में संख्या आ रही हो, भिन्न में संख्या आ रही हो, तो देखो वो भिन्न भी संख्या भी किस में होंगी? आर में होंगी, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला था कि भाई आर में सभी प्रकार की संख्याएं, परिमेय, पूर्ण, पूर्णांक, ठीक है ना, परिमेय सब कुछ आता है। तो आपका रिजल्ट यहाँ पे कुछ भी मिले वो सब कुछ किस में आएगा? आर में आएगा। आर में आएगा तो हम कह सकते हैं आर में योगफल सक्रिया, व्यवकलन सक्रिया, गुणनफल और विभाजन चारों सक्रिया कैसी रहेंगी? द्विआधारी सक्रिया। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कि द्विआधारी सक्रिया कैसे सिद्ध करेंगे, कि आपको यदि आपको सिद्ध करना था जेड में, ठीक है, तो आप क्या करोगे? जेड में से 2 एलिमेंट लोगे, ठीक है ना, और क्वेश्चन आपको सक्रिय लिख के देगा, ए स्टार बी बराबर कुछ भी लिख के दे दी, ठीक है ना, कुछ भी आपको लिख के दे दी। आपको जेड में से 2 वैल्यू उठा के यहाँ चेक करना है कि भाई यदि आपका जो आंसर आ रहा है वो भी यदि जेड में ही आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि भाई सक्रिया कैसी है? द्विआधारी सक्रिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है द्विआधारी सक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए द्विआधारी सक्रिया का फर्स्ट प्रकार है क्रम विनिमय सक्रिया। क्रम विनिमय को बोलते हैं कम्यूटेटिव, ठीक है ना, कम्यूटेटिव ऑपरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कि क्रम विनिमय सक्रिया कौन सी होगी? तो यदि किसी सक्रिया, ठीक है ना, या फिर हम बोले कि किसी समुच्चय एस में 2 अवयव ए और बी, ठीक है ना, विद्यमान है, तो यदि ए और बी के मध्य द्विआधारी सक्रिया स्टार लगाने पर, ठीक है ना, ए और बी के मध्य द्विआधारी सक्रिया स्टार लगाने पर उसका मान, ठीक है ना, ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के बराबर आ जाए, यानी बी और ए के मध्य की द्विआधारी सक्रिया के बराबर आ जाए, तो हमारी सक्रिया कैसी होगी? क्रम विनिमय, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू एस, तो हमारी सक्रिया क्या हो जाएगी? क्रम विनिमय हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए नंबर सेकंड है साचर्य सक्रिया, ठीक है। साचर्य को बोलते हैं एसोसिएटिव, ठीक है ना, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव ऑपरेशन होता क्या है कि यदि कोई 3 अवयव ए बी सी, ठीक है ना, कोई 3 अवयव ए बी सी बिलोंग्स टू एस है, यानी किसी समुच्चय में 3 अवयव है, तो फ्रेंड्स ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी बराबर ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी। कहने का मतलब है यदि आपके पास ए स्टार बी स्टार सी है, ठीक है ना, कि एक बार तो क्या करो आप
एक बार तो क्या करें कि पहले ए और बी की सक्रिया लगा के फिर इसकी सक्रिया सी के साथ लगाए, या फिर पहले बी और सी की सक्रिया लगा के ए के साथ सक्रिया लगाए। तो फ्रेंड्स यदि दोनों वैल्यू बराबर आ जाए, ठीक है ना, दोनों वैल्यू आपकी बराबर आ जाए तो हमारी सक्रिया होगी कैसी कहलाएगी, साचर्य सक्रिया। क्या कहलाएगी भैया, साचर्य सक्रिया। ठीक है, तो देखो इनके ऊपर बेसिकली क्वेश्चन आता है बोर्ड में 2 नंबर का। ठीक है, क्रम विनिमय में पूछेगा आपसे, साचर्य सक्रिया बोलेगा, ठीक है ना, कि बताइए यह सक्रिया साचर्य है क्या, नहीं है। उसके बाद द्विआधारी सक्रिया का तत्समक अवयव आपसे पूछेगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रतिलोम। ठीक है ना, प्रतिलोम अवयव आपसे पूछेगा। तो फ्रेंड्स अब आते हैं द्विआधारी सक्रिया का तत्समक अवयव। ठीक है ना भाई, तो फ्रेंड्स देखो सबसे पहली बात तो ये है कि तत्समक अवयव होता क्या है। ठीक है ना, तो देखो तत्समक अवयव पहले हम बात करते हैं तत्समक अवयव की, उसके बाद हम बात करेंगे द्विआधारी सक्रिया के तत्समक अवयव की। ठीक है ना, तो देखो तत्समक अवयव लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हो। तो देखिए तत्समक अवयव होता क्या है। तो फ्रेंड्स यदि किसी अवयव की सक्रिया किसी दूसरे अवयव के साथ लगाने पर, ठीक है ना, हमने सक्रिया लगाई 2 अवयवों की, जिनमें से एक अवयव पहला अवयव है कि किसी अवयव की सक्रिया किसी दूसरे अवयव के साथ लगाने पर दूसरा अवयव ही प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, दूसरे का मतलब है कि ये वाला, ठीक है ना, दूसरा अवयव प्राप्त हो जाए तो सक्रिया क्या कहलाएगी, तो ये जो हमारा अवयव है तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है ना, तो देखो समझने की बात है कि मेरे को बताओ, यदि मैंने लिखा A+, ठीक है, A+ छोड़ो, चलो मैं लिखता हूँ 3, कि भाई 3 की सक्रिया या फिर 3 की योगफल सक्रिया किस अवयव के साथ लगाऊं कि उत्तर में 3 ही आए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो बताइए 3 में क्या जोड़े, 0 जोड़े तो कितना आ जाएगा 3। इसी प्रकार 3 में क्या घटाए या फिर 3 की व्यवकलन सक्रिया किस अवयव के साथ लगाए कि आंसर में 3 ही आ जाए। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 0। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा अवयव है 0 ही हमारा कहलाता है तत्समक अवयव। परिभाषा के अनुसार यदि किसी अवयव की सक्रिया दूसरे अवयव के साथ लगाने पर दूसरा अवयव भी प्राप्त हो रहा है तो हमारा अवयव क्या हो जाएगा, ये तत्समक अवयव। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसी प्रकार गुणा का तत्समक अवयव क्या होगा, किससे गुणा करें, 1 से गुणा करें। ठीक है, पहले लिख दिया था मैंने, किससे भाग दे कि 3 आए, 1 से भाग दे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया होगा कि तत्समक अवयव प्लस माइनस का तत्समक तो 0, ठीक है ना, और गुणा और भाग का तत्समक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसलिए हम कहते हैं है अवयव जिसकी सक्रिया किसी अन्य अवयव के साथ लगाने पर अन्य अवयव भी प्राप्त हो जाए। ठीक है ना फ्रेंड्स, या फिर वह अवयव जिसकी सक्रिया किसी दूसरे अवयव के साथ लगाने पर दूसरा अवयव भी आंसर में प्राप्त हो जाए। कौन सा अवयव कहलाएगा भाई, तत्समक अवयव। तो ये हमारा क्या है, तत्समक अवयव है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं वह अवयव ई जिसकी सक्रिया दूसरे अवयव के साथ लगाने पर दूसरा अवयव ही प्राप्त हो तो हमारा अवयव क्या बन जाएगा, ये तत्समक अवयव बन जाएगा। ठीक है, तो देखो तत्समक अवयव से संबंधित एक प्रमेय हम करते हैं। तो एक प्रमेय है हमारे बुक में कि यदि किसी समुच्चय में स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान हो तो यह अद्वितीय होता है। ठीक है ना, देखो समझो तत्समक अवयव तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं एक प्रमेय कि यदि किसी समुच्चय में स्टार का मतलब समझ गए होगे द्विआधारी सक्रिया। ठीक है ना, द्विआधारी सक्रिया या फिर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप इतना बड़ा लिखो द्विआधारी सक्रिया, इसकी जगह शॉर्ट में स्टार लिख दिया मैंने। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखिए यदि किसी समुच्चय में द्विआधारी सक्रिया यानी स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान हो तो यह कैसा होगा, अद्वितीय यानी एक ही होगा। कहने का मतलब है कि किसी समुच्चय में तत्समक अवयव हमारा है तो तत्समक अवयव हमेशा कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखो इसको सिद्ध कैसे करें। तो देखिए माना समुच्चय S में 2 तत्समक अवयव
दो तत्समक अवयव ई तथा ई डैश विद्यमान है, और कब विद्यमान है? यदि संभव हो तो, ठीक है ना फ्रेंड्स, यदि संभव हो तो हमने माना कि, ठीक है ना, यदि संभव हो तो हमने मान लिया कि किसी अवयव का प्रतिलोम 2 होंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ध्यान से सुनना, जो प्रतिलोम अवयव होता है वो भी किस में होगा? समुच्चय एस में ही होता है, ध्यान रखना भाई इसको, ठीक है ना भाई। जो आपका प्रतिलोम अवयव ई होता है वो भी किस में होता है? समुच्चय एस में ही, ठीक है ना। तो देखिए, यदि मैं लिखूं ई स्टार ई डैश, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखो, और एक बार मैं वापिस से मैं लिखूं ई स्टार ई डैश, तो देखो मैंने माना कि ई डैश हमारा तत्समक है, ई डैश हमारा तत्समक है, तो किसी तत्समक अवयव या फिर तत्समक अवयव की सक्रिया जब ई के साथ लगाएंगे तो आंसर में कितना आएगा? ई आएगा, ठीक है ना भाई। अब की बार देखो मैंने ई को तत्समक मान लिया, क्योंकि भाई ई और ई डैश दोनों ही तत्समक है ना भाई। तो देखिए, अब यदि ई तत्समक है तो ई की सक्रिया जब ई डैश के साथ लगाएंगे तो फिर से ई आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना फ्रेंड्स, सॉरी, ई डैश आएगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, चूंकि यहाँ पे तो अपन ने क्या माना? ई डैश तत्समक है, ई डैश तत्समक है तथा ई डैश तत्समक है और ई बिलोंग्स टू एस, कि यहाँ हमने बोला कि भाई ई डैश तो तत्समक है और ई किस में होगा? एस में होगा, ठीक है ना भाई, होगा, क्योंकि प्रतिलोम अवयव किस में होता है? एस में ही होता है। अब यहाँ मैंने बात चेंज कर दी कि ई तत्समक है, ठीक है, ये बात भी सही है, तथा ई डैश किस में होगा? एस में, ठीक है ना, ये बात भी सही है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ई स्टार ई डैश और ई स्टार ई डैश दोनों की तो वैल्यू है, तो समीकरण 1 व 2 से, देखो दोनों का मान अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से ई बराबर ई डैश, यानी कि दोनों तत्समक अवयव एक ही अवयव है, ठीक है ना भाई, दोनों के दोनों तत्समक अवयव एक ही अवयव है, इसलिए तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो वीडियो को रिपीट करके देखिए एक बार। तो फ्रेंड्स नंबर 4 टाइप है प्रतिलोम अवयव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना। तो देखिए प्रतिलोम अवयव होता क्या है? वह अवयव जिसकी सक्रिया किसी अन्य अवयव के साथ लगाने पर सक्रिया का तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। ध्यान से सुनना कि भाई क्या प्राप्त होगा? सक्रिया का तत्समक अवयव प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे, देखो समझो, वह अवयव, ठीक है ना, वह अवयव जिसकी सक्रिया 3 के साथ लगाने पर, ठीक है ना, और सक्रिया क्या है? हमारी योगफल सक्रिया है, तो योगफल सक्रिया का तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स ये बताइए मेरे को कि योगफल सक्रिया का तत्समक अवयव क्या था, ठीक है ना, हमने पढ़ा था तत्समक अवयव क्या होता है? जोड़ने पर 3 ही आ जाए, यानी 0, ठीक है। तो योग का तत्समक 0 था और घटाव का भी 0 था, मैंने बताया था, और गुणनफल और विभाजन दोनों का कितना था? 1 था, ठीक है। तो देखिए अब मेरे को प्रतिलोम अवयव लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बताइए वह अवयव जिसकी सक्रिया दूसरे अवयव के साथ लगाने पर सक्रिया यानी योगफल का तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। तो देखो जी 0 कब प्राप्त होगा? जब यहाँ कितना आए? -3, ठीक है भैया, क्या आए? -3 आए। इसी प्रकार वह अवयव जिसकी सक्रिया 3 के साथ लगाने पर सक्रिया का तत्समक, अब की बार सक्रिया कौन सी है भैया? गुणनफल। गुणनफल का तत्समक होता है 1। तो बताइए क्या है करना है अपन को? 1/3 से गुणा करना है, ठीक है। तो 3 का प्रतिलोम -3 और 3 का 1/3, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिएगा इसी प्रकार हम कह सकते हैं वह अवयव जिसकी सक्रिया किसी अन्य अवयव के साथ लगाने पर सक्रिया का क्या आ जाए? तत्समक अवयव। तत्समक अवयव को हम क्या लिखते हैं? ईच से, ठीक है। तो माना प्रतिलोम अवयव है बी, ठीक है। तो वह अवयव जिसकी सक्रिया के साथ लगाने पर क्या आ गया? तत्समक अवयव आ गया। तो यहाँ पे बी हमने क्या माना हुआ है भाई? जब ए स्टार बी बराबर ई लिखोगे तो उस कंडीशन में जो हमारा बी होगा, बी हमारा होगा प्रतिलोम अवयव, ठीक है ना, प्रतिलोम अवयव, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन में किस टाइप का क्वेश्चन आपके राजस्थान बोर्ड में आएगा। तो हमने इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 11 लिया, ठीक है, बुक का, कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में ए स्टार भी दे रखी है, यानी 2 समुच्चयों के बीच में द्विआधारी सक्रिया दे रखी है, ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है ना भाई। ए स्टार बी का मतलब क्या है? ठीक है ना भाई, 2 अवयवों की सक्रिया का मतलब यहाँ पे है कि दोनों को योग करो, ठीक है ना, ए प्लस बी करो, फिर दोनों को गुणा करके माइनस कर दो, ठीक है ना।
दोनों का योग माइनस दोनों का गुणनफल। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, तो स्टार की क्रम विनिमयता साचर्यता की जांच कीजिए तथा तत्समक अवयव प्रतिलोम अवयव की ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले जांच करते हैं क्रम विनिमयता की, फिर साचर्यता की, उसके बाद तत्समक अवयव प्रतिलोम अवयव हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 4 पार्ट हो गए, आधे आधे नंबर के। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रम विनिमयता। तो देखिएगा, चूंकि ए स्टार बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि मैं लिखूँ बी स्टार ए, तो देखिएगा ए की जगह तो बी आ जाएगा और बी की जगह ए आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए की जगह बी और बी की जगह ए की जगह बी और बी की जगह ए। तो फ्रेंड्स बी स्टार ए, बी प्लस ए को लिख सकते हैं ए प्लस बी और बी ए को लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, तो देखिएगा दोनों के दोनों बराबर है, इसलिए ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, ठीक है ना, आर में है आपकी सक्रिया, इसीलिए द्विआधारी सक्रिया यानी स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं साचर्यता की। तो देखिए साचर्यता जब भी सिद्ध करना है तो आपको 3 एलिमेंट चाहिए, 3 अवयव। तो माना 3 अवयव ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, आर में कोई 3 अवयव है ए बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, तब पहले हम वैल्यू निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी की। ठीक है ना भाई, क्रम विनिमय तो सिद्ध कर दिया, ए स्टार बी बराबर बी स्टार है। और साचर्य कब सिद्ध होगा, जब पहले वाले 2 का ब्रैकेट के बाद तीसरे के साथ सक्रिया लगाएंगे और वो किसके बराबर आनी चाहिए, बी और सी की द्विआधारी सक्रिया की सक्रिया ए के साथ के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे, ए स्टार बी स्टार सी की यदि मैं वैल्यू ज्ञात करूँ तो देखिए ए स्टार बी की वैल्यू तो मेरे को क्वेश्चन में मिली हुई है, कितनी है, ए प्लस बी माइनस ए बी स्टार सी। ठीक है, इसका वैल्यू रखिए और ये हो गया सी। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आके बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप क्या कीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को बदलिएगा एक फॉर्मूला के रूप में। ठीक है ना, पी और क्यू वाई जेड, ठीक है ना, जैसा भी आपका मन करे। तो यहाँ हम बदलते हैं पी और क्यू के रूप में कि भाई क्वेश्चन को हमने बोला कि पी स्टार क्यू, ठीक है, रफ कॉपी में करना है, पी स्टार क्यू बराबर, ठीक है ना, इससे क्या थोड़ा इजी हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए पी स्टार क्यू बराबर पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू, इस फॉर्मूला के हिसाब से हमने अपने लिए एक फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, अब देखिएगा जब भी ऐसी कन्फ्यूजन की स्थिति आए तो इस आप फॉर्मूले की तरफ देखिएगा, देखो ये तो पी हो गया और ये हो गया क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, पी प्लस क्यू, यानी दोनों का योग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देन माइनस पी क्यू, यानी दोनों का गुणनफल करना है, गुणा करना है दोनों को। ठीक है, कर दिया गुणा, तो देखते हैं कितना आता है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी, फिर देखिएगा माइनस का ए सी माइनस का बी सी और माइनस माइनस प्लस ए बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ज्ञात करते हैं पुनः ए स्टार बी स्टार सी। अब क्या ब्रैकेट बी स्टार सी पर लग जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ए स्टार एज इट इज बी स्टार सी, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। ठीक है, तो पी प्लस क्यू बी प्लस सी माइनस पी क्यू यानी बी सी। ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू हमने जमा दी। अब जब फिर से हम सक्रिया लगाएंगे तो ये तो पी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, जब फिर से सक्रिया लगाएंगे तो ये पी और ये क्यू, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए पी प्लस क्यू, ठीक है फ्रेंड्स, माइनस पी क्यू, यानी दोनों का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज, माइनस का ए बी मिल रहा है, माइनस का बी सी है और माइनस के ए सी और माइनस माइनस प्लस के ए बी सी। तो देखिएगा फ्रेंड्स दोनों वैल्यू सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इसीलिए द्विआधारी सक्रिया स्टार साचर्य है। अब फ्रेंड्स देखिए जगह की शॉर्टेज है तो हम क्या करते हैं, इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इधर से तत्समक अवयव की। किसकी फ्रेंड्स, तत्समक अवयव की। तो देखिए तत्समक अवयव, माना तत्समक अवयव ई है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या माना कि तत्समक अवयव ई है, तो हमको पता है
ए स्टार ई करने पर कितना आना चाहिए तत्समक अवयव की परिभाषा से। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने लिखवाया था आपको तत्समक अवयव में यह फॉर्मूला कि यदि ई तत्समक अवयव है तो ए स्टार ई बराबर कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो फिर से फॉर्मूला लगाओ पी प्लस पी स्टार क्यू, तो कितना हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस के पी क्यू इक्वल टू कितना ए, तो ए से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ई कॉमन आ गया, कितना हो जाएगा 1 माइनस ए, तो इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस ए, जीरो में दिया तो ई बराबर 0 आ गया। ठीक है, तत्समक अवयव की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब लास्ट जो हमारा है प्रतिलोम अवयव। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा प्रतिलोम अवयव। तो देखिए प्रतिलोम अवयव कैसे याद करेंगे, तो देखिए काम चलाते हैं, अभी जगह बची नहीं है। तो देखिए प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको प्रतिलोम अवयव क्या मानते हैं, माना, ठीक है, माना प्रतिलोम अवयव बी है। तो फ्रेंड्स यदि प्रतिलोम अवयव बी है तो ए स्टार बी करने पर कितना आएगा, ई आएगा। ठीक है ना, अभी बात की थी हमने। अब ए स्टार बी कितना दे रखा है, ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, प्रतिलोम अवयव की, यानी बी की वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इन दोनों से बी कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा 1 माइनस ए, प्लस ए सामने गया तो कितना हो गया माइनस ए, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे, बी बराबर कितना आ जाएगा ए अपॉन ए माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, शायद क्वेश्चन में भी लिखा होगा, मैं लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, ए डज नॉट इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यदि फिर से कोई प्रॉब्लम आपको आती है, ठीक है ना, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को रिपीट करें, ठीक है ना, पॉज करें, बार बार इसको देखें। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉड्यूलो पद्धति में योग एवं गुणन की सक्रियताएं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन मॉड्यूलो सिस्टम, यानी कि मॉड्यूलो पद्धति में योग और गुणन की सक्रियाएं कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो देखो पहले बात करते हैं मॉड्यूलो पद्धति होती क्या है। तो देखिए मॉड्यूलो पद्धति क्या होती है कि यदि ए तथा बी ऐसे पूर्णांक यानी पूर्णांकों का समुच्चय जेड, ठीक है ना भाई, तो पूर्णांकों के समुच्चय जेड में से कोई भी दो अवयव है, क्या कोई भी दो संख्या है ए तथा बी, ऐसे पूर्णांक हो कि ए माइनस बी यानी ए और बी का घटाव या ए बी का सब्ट्रैक्शन एक धनात्मक पूर्णांक m से विभाज्य है। ठीक है ना भाई, दोबारा सुनिएगा, ए और बी ऐसे दो पूर्णांक हैं कि दोनों का घटाव, दोनों का सब्ट्रैक्शन एक अन्य धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक संख्या m से विभाज्य है। ठीक है ना, ए माइनस बी m से विभाज्य है, तो इसे इसे ए सर्वांग सम बी मोड m संकेत से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना भैया, और पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, ए सर्वांग सम बी मॉड्यूलो m। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड्यूलो m। तो फ्रेंड्स देखिए होता क्या है, इस पूरी बात को कवर करते हैं। देखिए कोई संख्या है, आपके पास दो पूर्णांक हैं 18 और 6। ठीक है, तो देखो ए हमारा 18 हो गया, बी हमारा हो गया 6, ए 18 और बी 6। तो हमने देखा ए माइनस बी यानी 18 माइनस 6 करने पर कितना आता है 12। तो देखिएगा मेरे भाई 12 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, ठीक है ना, और 12 हमारा और किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और 4 से विभाज्य है। ठीक है, ठीक है, बस इतनी बात करते हैं। तो देखिएगा यदि ए माइनस बी 12 से विभाज्य, ए माइनस बी 2 से विभाज्य है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए सर्वांगसम बी। ठीक है, ए सर्वांगसम बी, ठीक है, ए सर्वांगसम बी मोड अब किससे विभाज्य है, 2 से, या फिर ए सर्वांगसम बी 3 से विभाज्य है तो क्या लिख देंगे मोड 3, और 4 से विभाज्य है तो क्या लिख देंगे मोड 4। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं मॉड्यूलो पद्धति में योग सक्रिया। ठीक है ना भाई, कि मॉड्यूलो पद्धति में योगफल कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए मॉड्यूलो पद्धति में योगफल को लिखते हैं ए प्लस एम बी, यानी मॉड्यूलो पद्धति में योगफल। ठीक है, तो देखो इसके आपके दो आंसर आएंगे, पहला ए प्लस बी और दूसरा आर। ठीक है ना, आर यहाँ शेषफल है। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी कब आएगा, जब ए प्लस बी की वैल्यू एम से छोटी है, यानी आपको ए और बी दोनों का योगफल करना है। ठीक है ना भैया, यदि दोनों को जोड़ने पर जो वैल्यू आए वो एम से कम आ जाए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना भाई,
अब यदि a प्लस बी की वैल्यू m से बड़ी आ जाए, ठीक है ना, दोनों को जोड़ने पर जो वैल्यू आए वो m से बड़ी आ जाए या m के बराबर आ जाए, तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, r। जहाँ r क्या है, जहाँ r a प्लस बी में m का भाग देने पर प्राप्त ऋणेतर पूर्णांक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा क्या कह रहे हैं कि यदि कोई दो संख्या a प्लस a और b है, ठीक है, माना हमने a के बराबर 3 और b बराबर 4, ठीक है फ्रेंड्स, तो और m की वैल्यू मैंने लिया 5, ठीक है। तो देखिए 4 और 3, सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधा दोनों को जोड़ना है, ठीक है ना, बाद में ये दोनों काम बाद में करने, पहले आपको दोनों को जोड़ना है। 4 और 3 कितने हो गए, 7। अब देखो 7 5 से बड़ा है, 7 5 से बड़ा है, कौन सी कंडीशन लग रही है, फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, सीधा 7 में भाग लगा देंगे 5 का, ठीक है। तो देखो एक बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, नहीं शेषफल कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर कितना हो गया भाई, 2 हो गया। ठीक है भाई, समझ में आया। क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों की जोड़ने पर जो वैल्यू 5 से बड़ी आ गई है, ठीक है ना भैया, 7 5 से बड़ा होता है तो हम क्या लगा देंगे, 5 का भाग और आंसर में लिख देंगे शेषफल। इसी प्रकार यदि मैं लिखूँ, ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, 11 प्लस 1 कितना हो गया, 12। और जब मैं 12 में 14 का भाग लगाऊंगा तो जाएगा ही नहीं, ठीक है ना, तो सीधा शेषफल कितना आ गया, 12। तो इसलिए हम कहते हैं जब a प्लस बी करने पर m से छोटी वैल्यू आए, देखिए 11 प्लस 1 12, 12 14 से छोटा है ना भाई। अब 12 14 से छोटा है तो उस कंडीशन में आंसर कितना हो जाएगा, a प्लस बी, यानी 11 प्लस 1 12। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 12 में 14 का भाग जाएगा नहीं और शेषफल सीधा क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि मैं लिखूँ, ठीक है, तो देखिएगा, ठीक है, अब देखिएगा दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 7 और 3 10, ठीक है। तो 10 में सीधा 2 का भाग लगाएंगे, ठीक है, सारा काम माइंड में कर सकते हो आप। पूरा भाग गया, शेषफल कितना बच जाएगा भाई, 0। तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, ठीक है ना, सीधी बात याद रखो कि इन पे भी नहीं जाओ आप, ठीक है ना। यदि आपके ये भी याद नहीं रहे, ये कंडीशन भी आपके याद नहीं रहे, तो आप सीधा क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे और m का भाग लगाओगे, ठीक है। जो शेषफल आएगा वो आंसर लिख दोगे, ठीक है ना भाई। अब बात करते हैं मॉड्यूलो पद्धति में गुणन सक्रिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो गुणा कैसे करना है आपको मॉड्यूलो पद्धति में, तो मॉड्यूलो पद्धति में गुणन सक्रिया। तो देखो गुणन सक्रिया कैसे लिखेंगे, a गुणा b और यहाँ m, ठीक है, पहले प्लस था तो प्लस m, अब गुणा है तो क्रॉस, ठीक है ना, गुणा m। अब देखिएगा जब हमने योग किया तो सीधा किसकी बात करी थी, योग की। अब गुणा कर रहे हैं तो बात करेंगे गुणनफल की, यानी a गुणा b, ठीक है। तो देखो इसके भी दो आंसर आएंगे, पहला आएगा a गुणा b, ठीक है, और दूसरा आपका आएगा r, ठीक है ना, जैसे आपके योगफल में आया था। अब a गुणा b कब आएगा, जब a गुणा b की वैल्यू आपकी m से छोटी हो, ठीक है फ्रेंड्स। और r कब आएगा, जब a गुणा b की वैल्यू m से बड़ी हो, m के बराबर हो, ठीक है ना। सेम कंडीशन है, बस प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन हम काम में ले रहे हैं, ठीक है ना भाई। तो देखिए जहाँ r क्या है, जहाँ r a b में यानी a गुणा b में m का भाग देने पर प्राप्त ऋणेतर पूर्णांक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कहना क्या चाह रहा है, जैसे देखो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वही उसी तरह है जैसे हमने योग सक्रिया में किया था। तो देखिए कैसे, यदि आपके पास a की वैल्यू मैं लूँ 3 और b के ले ले 4 और यहाँ लिया मैंने 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़रा ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है। वहाँ पे तो गुणा करते थे, यहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे योग करते थे, यहाँ सबसे पहले गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और सीधा 12 में भाग लगा देंगे 3 का। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, पूरा भाग जाके आंसर में कितना आ गया, 0, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखो याद रखिएगा, वहाँ तो योग सक्रिया में तो आपको जोड़ के भाग लगाना है m का, और गुणन सक्रिया में आपको गुणा करके भाग लगाना है, और दोनों में आंसर क्या लिखना है, शेषफल, ठीक है। देखिए कैसे, यदि मैं लिखूँ
ठीक है फ्रेंड्स, चलो 3 ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दोनों का गुणा कर लिया 4। अब 4 5 से छोटा है यानी ऊपर वाली कंडीशन है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सीधा ए बी, यानी 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है ना भाई। अब 4 क्यों हो जाएगा, देखिएगा जब 4 एकम 4 गुणा किया जाएगा और आपका 5 का भाग लगाएंगे तो 5 का भाग 4 में जाएगा ही नहीं, और 4 में नहीं जाएगा तो सीधा हम क्या मान लेंगे, शेषफल कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। ठीक है ना। तो आप इन कंडीशन को याद ना रखें, तो सीधा क्या याद रखना है कि दोनों का गुणा करना है और m का भाग लगाना है। ठीक है ना भैया। यदि m से छोटी वैल्यू रहेगी a गुणा b की तो आंसर वही हो जाएगा, और यदि a गुणा b की वैल्यू m के बराबर या m से बड़ी आती है तो आपका शेषफल आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक है हमारा परिमित समूह के लिए सक्रिय सारणी, कंपोजिशन टेबल फॉर ए फाइनाइट सेट। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि यदि दिया गया समुच्चय परिमित हो, ठीक है ना, आपको कोई सेट दिया गया है, ठीक है ना, समुच्चय S, और वो समुच्चय कैसा है, परिमित यानी फाइनाइट सेट है, तो उस पर परिभाषित किसी द्विआधारी सक्रिया के लिए एक सारणी तैयार की जा सकती है जिसे हम बोलेंगे सक्रिय सारणी। कहने का मतलब है कि यदि कोई समुच्चय S आपको दिया हुआ है और उस समुच्चय S में कोई द्विआधारी सक्रिया परिभाषित है तो आप उसके लिए एक सारणी बना सकते हो, और वो सारणी क्या कहलाएगी, हमारी सक्रिय सारणी कहलाएगी। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए माना एक समुच्चय S 3, ठीक है, तो आपको एक फाइनाइट सेट दिया जिसमें 0 से लेकर 3 तक की संख्याएं दिए हुए हैं, या फिर आपके पास 4 एलिमेंट या 4 अवयव आपको दिए हुए हैं। ठीक है, सक्रिय आपको दी है मोडुलो यानी 4 का मोडुलो। ठीक है ना भैया, मोड 4। तो देखो जी आपको क्या करना है, m की वैल्यू 4 मानते हुए, m की वैल्यू 4 मानते हुए मोडुलो पद्धति में योगफल करना है। ठीक है ना भैया। और किसका करना है, 2 अवयवों का। ठीक है, तो देखो जी कैसे करेंगे। थोड़ा और बड़ा लेते हैं, चलो यहीं आ जाते हैं ना। तो फ्रेंड्स देखिएगा इधर हम लिखते हैं हमारी सक्रिया का ऑपरेटर। ठीक है ना भैया। कौन सी सक्रिया लगा रहे हैं हम, मोड में या फिर मोडुलो पद्धति में योगफल। यहाँ आपके अवयव आ जाएंगे परिमित समुच्चय के 3। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ भी क्या आ जाएंगे, अवयव। तो देखिएगा जब 0 का मोड पद्धति में योग 0 के साथ करें यानी, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो 0 + 0 0 आ जाएगा, और 0 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, शेषफल 0 ही आएगा। ठीक है ना भाई। या फिर हम कहें a + b की वैल्यू m से छोटी है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, a + b। तो देखो 0 + 1 4 से छोटा है तो आंसर 1 हो जाएगा, 0 + 2 2 4 से छोटा आएगा तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 0 + 3 4 से छोटा है तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसी प्रकार 1 + 0 किया जाए। ठीक है ना, पंक्ति और स्तंभ के क्रमागत अवयवों को आपको जोड़ते हुए चलना है। तो देखिए 1 + 0 तो 1 आएगा, और 1 की वैल्यू 4 से छोटी है तो आंसर 1 आ जाएगा। 1 + 1 कितना आ गया, 2 भी 4 से छोटा है, 1 + 2 3। ठीक है, लेकिन हम करेंगे 3 और 1 4, तो देखो 4 4 के बराबर है। ठीक है ना, जब 4 4 के बराबर है तो हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, और एक बार हमारा भाग जाके शेषफल कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिएगा। कि 2 + 0 2, और 2 की वैल्यू 4 से कम है, 2 और 1 3 भी 4 से कम है, लेकिन 2 और 2 4, फिर से कितना आ जाएगा, 4 में 4 का भाग लगेगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 2 और 3 5, जब 5 में 4 का भाग लाएंगे शेषफल कितना आ जाएगा, 1। 3 + 0 3, 3 4 से छोटा है तो 3, 3 + 1 कितना 4, 4 में 4 का भाग लाएंगे तो शेषफल 0, 3 और 2 5, 5 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल 1, 3 और 3 6, 6 में 4 का भाग देंगे शेषफल 2। तो देखिए जी आप क्या कर रहे हो, 0 के साथ 0, 0 के साथ 1, 0 के साथ 2, 0 के साथ 3, फिर 1 के साथ 0, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, यानी 2 अवयवों में सक्रिय आप लगा रहे हो। ठीक है भैया, 2 अवयवों के मध्य आप सक्रिय लगा रहे हो, और जो भी आपका जो रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है ना, जो भी आपके रिजल्ट है वो जो भी आपके रिजल्ट आ रहे हैं सारे रिजल्ट किस में आ रहे हैं भैया, एस में। ठीक है ना भाई, आप चेक कर सकते हो समुच्चय एस में से 2 अवयव लेने पर आपके जितने भी आंसर आ रहे हैं सारे किस में आ रहे हैं, एस में। तो बताइएगा जब 2 अवयव किसी समुच्चय से लेने पर और उनमें जब सक्रिय लगाने पर आंसर भी आपका उसी समुच्चय में आ जाए तो सक्रिय क्या होगी, द्विआधारी है। तो देखिएगा
एक परिमित समुच्चय लिया, इसमें हमने द्विआधारी सक्रिया लगाई, ठीक है ना फ्रेंड्स। और द्विआधारी सक्रिया लगाने के बाद भिन्न भिन्न अवयवों के लिए हमने सक्रिय सारणी तैयार की, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सक्रिय सारणी क्या होती है। आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे सक्रिय सारणी के बारे में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सक्रिय सारणी के गुणधर्म के बारे में और एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल विद क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे।